छप गए हैं, कई दिग्गज बने हुए हैं और कई नेता जो है वो निराश हैं। जी हां, राजस्थान की विधानसभा में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस की पहली और बीजेपी की दूसरी सूची ने इस जाजम के रंग थोड़े से साझा किए हैं कि कैसे होंगे दिसंबर 3 को आने वाले परिणाम में। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं, बदलती रहेंगी और इस बदलाव पे नजर के लिए आप थिंक 360 को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी हुई राजनीतिक खबरों से रूबरू करवाते रहें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। हम बात करेंगे अभी जो सूची आई है उस पे क्या हुआ है, किसकी चली है। बीजेपी ने 83 लोगों की यानी 83 लोगों की दूसरी सूची जारी की है। कांग्रेस ने 33 लोगों की। 33 का नंबर कांग्रेस ने किस हिसाब से चुना, इसमें से 30 मौजूदा विधायक हैं और 3 लोग जो पिछले चुनाव में हार गए थे, जिनमें विवेक धाकड़, जिनमें अर्चना शर्मा और जिसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज। ये 3 सीटें कांग्रेस ने हारी हुई डिक्लेयर की है, तीनों को रिपीट किया और बाकी 30 जो है, तो नया चेहरा कांग्रेस ने एक भी नहीं लिया इस सूची में। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने वसुंधरा खेमे को बड़ा मौका दिया। इस 20 से 25 के आसपास जो लोग हैं उसमें वसुंधरा खेमे के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्रियों को भी, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री थे, बड़े पदों पे थे, लगातार चुनाव जीतने वालों को, तो ये सूची जो है, इस सूची में वो नाम हैं जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा है और जीता है। यानी कि इस सूची में क्लियर है कि बीजेपी जहां मजबूत है वो सूची है। कांग्रेस ने भी मजबूती वाली सूची पहले निकाली है, तो माहौल अभी से खराब नहीं हो। कांग्रेस में अक्सर माहौल खराब हो जाता है, लेकिन पहली सूची में कई कद्दावरों के नाम भी नहीं हैं, जिनमें बीडी कल्ला भी शामिल है। बीडी कल्ला के टिकट पे पिछली बार बड़ा रोड़ा मचा था बीकानेर में। तो अब अगर बात करें मोटे मोटे तौर पे कि ये जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, इसमें बीजेपी ने किन विधायकों के टिकट काटे हैं। जी हाँ, रूपाराम मुरावतिया का मकराना से टिकट काटा है बीजेपी ने और उनकी जगह पे टिकट जो दिया गया है मकराना से, वो श्रीमती सुनीता भींचर को दिया गया है टिकट। और कई सारे टिकट बीजेपी ने, नागौर में लगभग बीजेपी साफ हो गई थी। मतलब ज्यादातर जो सीटें हैं वहां पे ये स्थिति बनी थी कि बीजेपी को ज्यादा बदलाव करना होगा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से ज्यादा बदलाव नहीं करते हुए पूरे ही प्रदेश में उन लोगों को मौका दिया है जिन्होंने पिछली बार पार्टी को अच्छे वोट दिलाए थे। तो कई पुराने मंत्री हैं, कई नेता हैं उनमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था और उनका टिकट जो है वो एक बार फिर से यथावत रखा गया है। बीकानेर की सीट से सिद्धि कुमारी, रॉयल फैमिलीज की बात करें तो झालरापाटन से वसुंधरा राजे खुद चुनाव मैदान में है। सिद्धि कुमारी को बीकानेर पूर्व से चौथी बार मौका दिया गया है और पहली बार मौका मिला है नाथ द्वारा सीट पर, जो उदयपुर का पूर्व राज परिवार हैं उसके सदस्य कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ को। अब कुंवर विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं वो सीपी जोशी के सामने चुनाव लड़ेंगे। देखना बड़ा रोचक रहेगा कि किस तरह से जो बीजेपी है वो अपने कोर वोट बैंक को एकजाई करने के लिए पूरी कोशिशों में जुटी हैं, क्योंकि पड़ोसी राजसमंद सीट पे भी संख्या भारी है और यहां पर उतारा गया है दीप्ति माहेश्वरी को, जो कि पिछले उपचुनाव में विधायक बनी थी और एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है। सबसे क्रूशियल सीटों में बीजेपी के लिए जो रही उसमें मालवीय नगर की सीट भी थी। कालीचरण सराफ, जिनका टिकट कटने की आशंका थी, उन्हें टिकट दिया गया है। टिकट जिनका कट गया उनमें नरपत सिंह राजवी भी थे, उनको चित्तौड़गढ़ भेजा गया है। वहां चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट काट दिया गया है। चंद्रभान सिंह आक्या लगातार 2 बार से विधायक थे, सदन में काफी मुखर थे, टिकट कटने पे निराश निश्चित तौर पे हुए होंगे। एक बड़ा बदलाव जो हुआ है उसमें राजेंद्र राठौड़ का भी टिकट बदल दिया गया है। जी हाँ, तारानगर से लड़ेंगे राजेंद्र राठौड़, उसी तरीके से जिससे 2008 में लड़े थे। उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ पे हरलाल सहारण को मौका दिया गया है। हरलाल सहारण कितना कमाल दिखा पाते हैं। 13 का चुनाव राजेंद्र राठौड़ वापस चूरू आके लड़े थे। 8 में जाट समाज के ही से ही प्रत्याशी थे चूरू से, वो हार गए थे हाजी मकबूल बंडेलिया के सामने और चूरू की सीट गंवा दी थी। इस बार प्रयोग कितना सफल रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी तारानगर और चूरू दोनों जीत पाएगी यानी देखने वाली बात होगी। रतनगढ़ में अभिनेश महर्षि को मौका दिया गया है, काफी विरोध है उनका, वहां पे क्या माहौल रहता है देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बीजेपी ने जो बदलाव किए हैं उसमें सबसे बड़े बदलावों में युवा लोगों में जिनका टिकट काटा गया है वो सांगानेर सीट है। अशोक लाहोटी को
टिकट नहीं दिया गया। भजनलाल शर्मा वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा मौजूदा विधायकों में बात करें तो बड़ी सादड़ी जो सीट है चित्तौड़गढ़ जिले की, उस सीट से भी प्रत्याशी बदल दिया है। वहां पर ललित कुमार ओस्तवाल विधायक हुआ करते थे, जैन समाज से आते थे, और ऐसे में गौतम सिंह दत्त को टिकट दिया गया है, वो भी जैन ही है। उदयपुर सीट गुलाब चंद कटारिया जो चुनाव लड़ते थे, उस सीट पे भी जैन समाज से ही प्रत्याशी को उतारा गया है। तो यह देखने वाली बात होगी कि उदयपुर से ताराचंद जैन को टिकट दिया गया है। उसके अलावा लगभग लगभग टिकट जो है वो रिपीट हैं। तो इन रिपीट टिकटों में कांग्रेस किस तरह से सेंध लगाएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ है, और लगभग जो बड़े नाम कांग्रेस की पहली सूची आई उसमें बड़े नाम हैं, और जिन नामों की गैर मौजूदगी है वो है बीडी कल्ला, वो है प्रताप सिंह खाचरियावास, वो है प्रसादी लाल मीणा। एक दिन पहले ही दौसा में अशोक गहलोत घोषणा कर जाते हैं कि इनके लिए आपको वोट करना है, और उसमें सूची में नाम नहीं है। क्या समझेंगे आप इसे? क्या अशोक गहलोत को आलाकमान ही दरकिनार कर रहा है, या अशोक गहलोत जो है वो अपने प्रत्याशियों को, अपने साथियों को टिकट दिला पाएंगे या नहीं, या कांग्रेस का ये कोई माइंड गेम है? इस पे तमाम तरह की बातें होनी चाहिए। अगर अपन बात करें बीकानेर संभाग की, तो वहां जो है वो लगभग रिपीट किए गए हैं, लेकिन खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल जो है वो नजर नहीं आए प्रत्याशी के तौर पे। क्या परिणाम रहेगा? इसके अलावा अगर बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी में भी टिकट बदला गया है। शेखावाटी में सूरजगढ़ की सीट पे संतोष अहलावत को दिया गया है, सूरजगढ़ से विधायक का टिकट काटा गया है। संतोष अहलावत फिलहाल सांसद रह चुकी हैं झुंझुनू की 2014 में। उसके बाद में नरेंद्र कुमार को 2019 में उनका टिकट काटा गया सांसद के तौर पे, और अभी उनको एक बार फिर से विधायक के लिए सूरजगढ़ से मौका दिया गया है। प्रेम सिंह बाजोर का टिकट कटने की बात थी नीमका थाना से, लेकिन बाजोर का टिकट यथावत रखा गया है। फुलेरा से निर्मल कुमावत को यथावत रखा गया है। सांगानेर सीट पर अशोक लाहोटी का मैं जिक्र कर चुका हूं, उनका टिकट काटा गया है। तो कई सारे जो समीकरण हैं वो बीजेपी ने बड़े सोच समझ के सधे हुए अंदाज में रखे। उन समीकरणों का अंत क्या होगा, समीकरणों का रिजल्ट क्या आएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस की अगर टिकटों की बात करें तो कांग्रेस ने अपने 33 में से 30 उन्हीं लोगों को टिकट दिया जो पहले से विधायक हैं, और 3 उन लोगों को दिया है जिनका चुनाव बड़े क्रूशियल मार्जिन में कांग्रेस हारी थी, जिसमें मालवीय नगर हैं, जिसमें सांगानेर हैं, और जिसमें मांडलगढ़ की सीट है। तो मांडलगढ़ में जो कालूलाल गुजर का बीजेपी ने टिकट काट दिया उस सीट पे, और उसी सीट पे कांग्रेस ने जो है वो प्रत्याशी के तौर पे विवेक धाकड़ को उतारा है। अब वहां पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे प्रद्युम्न सिंह रहे थे। ऐसे में देखना है कि इस बार क्या परिणाम रहेगा मांडलगढ़ पे। हिंडोली से अशोक चांदना मंत्री रहे, उनको एक बार फिर से मौका दिया है। काफी मजबूत प्रत्याशी है, सामने कौन होगा देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट को एक बार फिर से मौका दिया गया है टोंक से, लेकिन उनके सामने जो लड़े थे यूनुस खान, उनका टिकट में नाम नहीं है। डीडवाना से वो टिकट मांग रहे थे। तो क्या यूनुस खान कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं? बड़ा सवाल है। वसुंधरा खेमे के तमाम लोगों को एडजस्ट किया गया है, यूनुस खान का क्या होगा? बड़ा सवाल है, क्योंकि यूनुस खान को अपने मूल कर्म क्षेत्र से करीब 300 किलोमीटर दूर जाके चुनाव लड़ना पड़ा, बुरी तरह हारे। अब यूनुस खान को अगर बीजेपी नागौर जिले के डीडवाना से नहीं देती है तो कहां से टिकट देगी? लगता है यूनुस खान को एक बार फिर से पार्टी टोंक भेजने के मूड में है। लेकिन यूनुस खान का अगर नाम दूसरी सूची में कांग्रेस के पाले में हो तो आप अचरज मत कीजिएगा, क्योंकि यूनुस खान इस बार ऐसा मूड बना चुके हैं। और बीजेपी की ये जो तमाम सूची आई है, इसमें फिलहाल किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है। बीती 2 सूचियों में कितना मौका देगी बीजेपी अल्पसंख्यक समाज को, जिसके 9% से अधिक वोट हैं, और प्रदेश में 9 विधायक हैं फिलहाल। ऐसे में कांग्रेस की ओर से कई नाम हैं जिसमें मुस्लिम लोगों को टिकट दिया गया। आज की ही सूची में दानिश अब्रार का नाम है। फिलहाल शिव सीट से अमीन खान की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन यह बड़ी बात है कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को लगातार प्रतिनिधित्व दे रही है। बीजेपी कितना देगी इस चुनाव में? पिछली बार यूनुस खान को टोंक से दिया गया, इस बार नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूनुस खान अब कांग्रेस के खेमे में जा सकते हैं। अगर यह सच्चाई है तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें नागौर से चुनाव मैदान में कांग्रेस उतार सकती है ज्योति मिर्धा के सामने।
तो परिस्थितियां क्या बनेगी, क्योंकि पिछली बार जो नागौर के विधायक रहे मोहन चौधरी, उनका टिकट काटा है बीजेपी ने। अब अगर वहां ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ती हैं और सामने कांग्रेस जो है वो यूनुस खान को देती है और आरएलपी अपना कैंडिडेट उतारती है, तो एक ट्रायंगल समीकरण बनता है अलग तरीके का। क्योंकि पिछले चुनाव में हबीबुर रहमान को कांग्रेस ने टिकट दिया था, बीजेपी से मोहन चौधरी थे। अब चूंकि आरएलपी मूलतः काम करती है जाट समाज का कैसे ज्यादा से ज्यादा अपलिफ्टिंग हो, तो उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी को आरएलपी से टिकट दे दिया, मार्जिनल वोट के आसपास ले गए वो, और एक अच्छे प्लान के तहत मोहन चौधरी जीते। लेकिन इस बार ये प्लान कितना काम करेगा, क्योंकि ज्योति मिर्धा जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। खींवसर सीट से अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर जोधपुर की सीटों की बात करें तो लोहावट सीट भी इन वेटिंग है। बाड़मेर की बात करें तो शिव जो बहुप्रतीक्षित सीट है वो वेटिंग है। जैसलमेर सीट को वेट में रखा गया है। तो यह माना जा सकता है कि अगली जो सूची आएगी उसमें सांसदों के नाम हो सकते हैं। वो सांसद जो कि मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम तरह के नाम हैं। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो डिक्लेरेशन हुआ है इसमें बागियों के नाम भी नहीं हैं। बगावत करने वाले लोग जो सचिन पायलट के नेतृत्व में गए थे या अशोक गहलोत के नेतृत्व में आए, इन लोगों के नाम भी नहीं है। महेश जोशी का नाम नहीं है, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम नहीं है, शांति धारीवाल का नाम नहीं है। तो ये सारा जो समीकरण बना है राजस्थान की विधानसभा में, यह इन सूचियों के आने के बाद कुछ अलग सा रंग दिखा रहा है। देखना है कि ये रंग कितने गाढ़े गहरे होंगे या फीके पड़ जाएंगे, और ये देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहें थिंक 360 के साथ।